स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं शिवांकर मिश्रा आपके बीच हिंदी विषय के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का बहुत ही अहम योगदान है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं हिंदी विषय की। और मेरा ये वादा ही नहीं, दावा ही नहीं, वादा है आपसे कि जब मैं सारे वीडियोस को अपने ख़त्म करूंगा तो आपको एक अनुभूति होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा कि अब हम जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो निश्चित तौर पर पूरे में से तो पूरे मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि 25 प्रश्न का प्रश्न पत्र आपके समक्ष आएगा तो उसमें से आप 23 या 24 प्रश्न करने में जरूर सक्षम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हिंदी विषय में हिंदी भाषा का विकास क्रम। जी हाँ, किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व यदि हम उसके विषय की जो भी हमारा विषय है उसको सही तरीके से समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी विषय। मैं यहां पर आपके सम्मुख दो शब्द लिखता हूं। एक लिखता हूं हिंदी और दूसरा लिखता हूं हिंदी। अब आप हमें अपने मन मस्तिष्क में सोचेंगे और आप हमें बताएंगे। इसके आगे मैं लिख देता हूं 1 नंबर और इसके आगे लिख देता हूं 2 नंबर। अब आप 2 मिनट सोचेंगे और सोचने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दोनों में से मानक हिंदी कौन सी है। जी हां, मैंने कहा दोनों में से मानक हिंदी कौन सी है। जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मानक हिंदी है वह यह है, जिसमें बिंदी लगी है वह हिंदी मानक है। मैं यह कदापि नहीं कहता कि जिसमें आधे ना का प्रयोग हुआ है यह गलत है, ऐसा नहीं है, यह भी सही है, लेकिन मैंने एक शब्द का प्रयोग किया मानक हिंदी। मानक हिंदी का तात्पर्य 14 सितंबर 1949 को, जी हां 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जब हिंदी भाषा को अंगीकृत किया गया तब जो मानक हिंदी रखा गया वह यह थी। ठीक है, तो आज आप ये जान लेंगे कि जो मानक शब्द है हिंदी का वह यह है जिसमें यह बिंदी लगी हुई है, क्योंकि कहा भी जाता है जिसके माथे बिंदी नहीं वह हिंदी नहीं। तो यह थी एक ऐसी ही जानकारी, आप नित्य रोज में इसको प्रयोग करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें भी दिग्भ्रमित होंगे। तो सही दोनों हैं, लेकिन मानक रूप जो हिंदी का है, जिसमें अनुस्वार है, जिसमें हिंदी का श्रृंगार है। चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा की बात। जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हिंदी साथ में एक शब्द जुड़ता है भाषा। अब हम भाषा शब्द से ही शुरू करते हैं। आपके सम्मुख लिखा हुआ है भाषा। ये जो हमारा भाषा है, भाषा शब्द है, ये संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। जी हां, लिखेंगे आप यहां पे संस्कृत की भाष धातु से। अब आपके समझ आ रहा होगा कि भाष धातु क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है, और भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना, कहना। यानी कि जिसका ये जो आपके समक्ष भाष धातु लिखी हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना। जब हम इसकी परिभाषा के ऊपर जाते हैं तो भाषा की परिभाषा यह कहती है कि विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, जी हां, हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, किसी से संप्रेषण करने के लिए, किसी से कोई भी बात कहने के लिए, तो जो भी माध्यम होती है वह भाषा होती है। हमारे मन मस्तिष्क में उपजे विचारों के आदान प्रदान हेतु जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे आज क्लास के अंत होने तक समस्त चीजें आपके मन मस्तिष्क में छप जानी चाहिए। दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप आज ऐसे पढ़ें कि बस इसके बाद अब हमें हिंदी का यह टॉपिक नहीं उठाना है, बस रिवीजन करना है, लेकिन बार बार उसको पढ़ना नहीं है। चलिए, एक बहुत ही स्तरीय प्रश्न भाषा से पूछा गया है कि भारत में, जी हां, भाषा का ही पूरा अध्ययन करेंगे और यहीं पे पूरा भाषा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार हैं? जी हां, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? तो मैं आपको बता दूं, भारत में
4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। अब यह यहां पे आप जो पॉइंट है, 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। भाषा परिवार का मतलब क्या? जैसे हम अपने घर में रहते हैं, भाई बहन माँ पिता दादा दादी मिलकर एक परिवार बनाते हैं, वैसे ही और उसके बगल में हमारा पड़ोसी रहता है, उसका एक अलग परिवार होता है। वैसे ही एक तरह की भाषाएं मिलकर के एक परिवार का निर्माण करती हैं। तो भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं। अब कौन कौन से हैं यह भी आप यहीं पर स्पष्ट करेंगे। मैं इसको यहां पर लिखता हूं। जो भाषा परिवार हैं भारत के, मैंने आपको बताया 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं ये आप स्पष्ट करेंगे। नंबर 1 पर आता है भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार। उसके पश्चात आता है द्रविड़। उसके पश्चात आता है ऑस्ट्रीय। और उसके पश्चात और अंतिम आता है हमारा चीनी तिब्बती। ठीक है, यह हो गए आपके 4 भाषा परिवार। अब जो हमारी हिंदी है वह किस भाषा परिवार में आती है? और उसके साथ में ये जो 4 भाषा परिवार हैं, इसका एक स्तरीय परीक्षा में एक प्रश्न आयोग ने आपसे पूछ लिया था, इनका परसेंटेज, तो वह भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। भारत के 73% यानी कि 73% 73% लोग जो है वो भारोपीय परिवार की भाषाओं को बोलते या लिखते हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार की बात करें तो द्रविड़ भाषा परिवार जो है वह 25% यानी कि 25% लोग जो है यह बोलते हैं। और ऑस्ट्रीय परिवार की बात करें तो 1.3% जो लोग हैं वो ऑस्ट्रीय परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और जो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है उसको महज पॉइंट यानी कि 0.7% लोग बोलते हैं। अब आपके मना मस्तिष्क में यह भी बात आनी चाहिए कि सर आपने बता दिया कि भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रीय भाषा परिवार, चीनी तिब्बती, यह जो भाषा परिवार हैं इनके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वह भी हम यही जान लेते हैं। आपको यह जो 4 भाषा परिवार है मैंने इधर लिख दिया है, इसलिए मैं इसको साफ कर दूंगा। तो जो भारोपीय भाषा परिवार हैं इसमें से आपकी जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी आती है। हिंदी के बाद संस्कृत, या फिर ये कहें जितनी भी उत्तर पूर्व में भाषाएं बोली जाती हैं हमारी, यानी कि जितना भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर बोली वाली जाने वाली भाषाएं जो हैं ये भारोपीय भाषा परिवार से हैं। इसके बाद जो भी द्रविड़ की भाषा परिवार है उसकी हम बात करें तो इसमें जो दक्षिण का क्षेत्र है हमारा, यानी कि भारोपीय भाषा परिवार उत्तर के क्षेत्र में और द्रविड़ भाषा परिवार का जो क्षेत्र है वह दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि। आयोग आपसे विगत कई सारी परीक्षाओं में बस यही पूछता है कि हिंदी किस भाषा परिवार का शब्द है, या फिर हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की है। तो आपको बस वहां पर गोला करना रहेगा कि हिंदी जो है वह हमारी भारोपीय भाषा परिवार की है। उसके अलावा ऑस्ट्रीय की बात करें तो जो ऑस्ट्रीय वाला क्षेत्र है वह हमारा मध्य का क्षेत्र है। मध्य क्षेत्र में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं वह जो है वह हमारी ऑस्ट्रीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। तथा चीनी तिब्बती की बात करें तो जितना भी हमारा ये उत्तर पूर्व का एरिया है, पूर्वी एरिया है, जैसे कि मिजो हो गई, बोडो हो गई, या फिर आपकी असमिया हो गई, ये जो क्षेत्र है पहाड़ी एरिया जो है वह इसके अंतर्गत आता है। तो यह आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि भाषा परिवार 4 हैं। 4 में मैंने आपको बताया भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रीय, चीनी तिब्बती, इनका परसेंटेज और कौन कौन सी भाषा इसके अंतर्गत आती हैं। और भाषा का जो शाब्दिक अर्थ था, यानी कि भाषा का मतलब ही होता है विचारों का आदान प्रदान करना या फिर कहना ही हमारा भाषा कहलाता है। अब चलिए एक प्रश्न स्तरीय परीक्षा में आपसे पूछा गया है,
वह मैं आपसे पूछ लेता हूं यहीं पर। भाषा से संबंधित जो प्रश्न बनता है वह यह कि आपसे पूछा था पिछले टेट में, वह यह पूछा था भाषा निम्न में क्या है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया था माध्यम, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया था संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया था कला, और चौथा आपको दे दिया था इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब आपको यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, भाषा निम्न में से क्या है, माध्यम, संप्रेषण, कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बताया, इसकी परिभाषा में बताया कि भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो आप सीधा सीधा गोला कहां पर भरेंगे, गोला आप भरेंगे माध्यम पे। याद रखिएगा, भाषा एक माध्यम है, ठीक है, यह आपको यहां से स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये जो आपके समक्ष लिखा हुआ है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं अब आगे। जितने भी पॉइंट हमारे रहेंगे, जो भी वन लाइनर बनेंगे, हम इसको तुरंत यहां पे लिखते चलेंगे। मैंने सबसे पहला आपको बताया, क्या बताया कि हिंदी जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो आप यहां पर लिख लेंगे भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। आपको वन लाइनर हमेशा के लिए याद रहेगा, और ये छोटा छोटा नोट्स आप बनाते चलेंगे। इसके साइड में आप लिख लेंगे हिंदी, ठीक है। जितने भी वन लाइनर टाइप के हमारे रहेंगे वो यहीं पर हम करते चले जाएंगे। अब भाषा से संबंधित जितनी भी चीजें थी आपको बताई, अब शुरू करते हैं हिंदी पे, ठीक है। हिंदी के विकास की बात करते हैं। तो मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपका जब बर्थडे होता है, जब भी आपका जन्मदिन होता है, तो क्या लगता है आपको कि हर साल आपका जन्म होता है? नहीं, हर साल हमारा जन्म नहीं होता है, लेकिन जन्म होने से लेकर के प्रत्येक बर्थडे वाले दिन, प्रत्येक अवतरण दिवस वाले दिन हम क्या करते हैं, विगत वर्ष से प्रत्येक प्रेजेंट वर्ष में जो भी हमने अपने अंदर परिवर्तन किया, जो भी विकास किया, जो भी नई नई चीजों को आत्मसात किया, उसका उत्सव हम बर्थडे के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी भी जो आज हम देखते हैं, या ऐसे नहीं थी, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं आज के समक्ष जो हमारे समक्ष हिंदी प्रस्तुत है, या ऐसी नहीं थी। इसका धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ जुड़ता गया, और जो विकृतियां थी वो दूर होती गई, तब हमारे समक्ष यह हिंदी आकर खड़ी हुई है। तो शुरू करते हैं इसका कालक्रम और कैसे इसका विकास हुआ। इससे पहले हम एक बात और आपको बता दें कि हिंदी जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एक परीक्षा में यह पूछ लिया था आयोग ने आपसे कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ईरानियों ने किया था। जी हां, ईरानियों ने। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये भाषा तो हिंदी है, अब ईरान में बोली भी नहीं जाती, तो ईरानियों ने इसका प्रयोग कैसे किया। तो मैं आपको बताऊं कि जब ये जो ईरानी लोग थे, इनका आगमन भारत में हुआ, तो जब आगमन इनका हो रहा था, तो आपको पता है कि ईरान, अफगानिस्तान, ये सब ऊपर का एरिया है, जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया और लद्दाख का एरिया लगता है, वहां से ये टच करता है। तो जब ईरानी भारत में प्रवेश कर रहे थे, जो हमारे भारत का सिंह द्वार कहा जाता है, वहां से जब यह प्रवेश कर रहे थे, तो प्रवेश करने के टाइम पे इनको एक नदी मिली। आप सबको पता है एक नदी है जिसका नाम है सिंधु, ठीक है, जिसका नाम आप सबको पता है सिंधु। तो जब वो वहां पहुंचे ईरानी, और उन्होंने वहां पर रहने वाले, कार्य करने वाले लोगों से पूछा कि ये क्या है, ये नदी कौन सी है, तो उन्होंने बताया सिंधु नदी है। तो आपको पता है कि जब भी हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण अलग अलग होता है, तो उन्होंने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा, सा परिवर्तित हो गया हा में, और धा परिवर्तित हो गया दा में। इस प्रकार से जो सिंधु के आसपास के रहने वाले लोग थे, उनको इन्होंने कहा हिंदू, ठीक है, उनको इन्होंने कहा हिंदू। और हिंदू से
जो हिंद बोलने वाले लोग थे, यानी कि हिंदू लोग जो थे, वो जो इस भाषा का प्रयोग करते थे, उनके लिए इन्होंने प्रयोग किया शब्द हिंदीक। और कालांतर में, जैसा कि आप सभी को पता है कि बड़ा बड़ा कोई नहीं बोलना चाहता। आप जब जाते होंगे मार्केट में तो रिक्शे वाला कभी स्टेशन नहीं कहता है, वो हमेशा क्या कहता है? टेशन टेशन टेशन। क्या है, यहां पर जल्दी से बोलने के चक्कर में चीजों को हम हटा देते हैं और चीजों को काट देते हैं, वर्णों को काट देते हैं। तो कालांतर में यही यहां से का कटा और आपके समक्ष जो भाषा आई उसका नाम था हिंदी। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया होना चाहिए कि हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया और किस प्रकार से यह हिंदी बनी, आपके समक्ष यह भी लिखा हुआ है। तो यहां पर जो वन लाइनर है हमारा, यह लिख लेते हैं कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द प्रयोग, अब आप खुद बताएंगे और हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाएगा, ईरानियों द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह आपको पता चल गया कि हिंदी शब्द का प्रयोग कैसे हुआ और क्या हुआ, और आपको पता है कि जो ये हिंदी शब्द है यह किसने प्रयोग किया? ईरानियों ने प्रयोग किया। तो ईरान में कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, ईरान में भाषा बोली जाती है फारसी, ईरानी। तो ये जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? हिंदी। हमारा, यह भी आप जान लीजिए, आज जो हम हिंदी प्रयोग करते हैं, हिंदी स्वयं अपने आप में भाषा है, लेकिन हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द अपने आप में जो है, यह किस भाषा का शब्द है? यह फारसी भाषा का शब्द है। पिछले लोअर पीसीएस में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। एक वन लाइनर आपके समक्ष फिर से यहां पर, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, स्पष्ट है? क्या आपको यह इतना स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं इसके विकास क्रम की। आप सबको पता है, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा है कि आर्य जो थे उनका आगमन मध्य एशिया से होता है। यानी कि अगर हम एशिया का क्षेत्र जो है ये मान ले मध्य एशिया, ठीक है, और यहां लिख लेते हैं आर्य। ठीक है, आर्य जब चलना शुरू करते हैं और इधर भी चलते हैं, यानी कि ये आपका पूर्व का एरिया हो गया, पूर्व में भी चलते हैं और इधर भी बढ़ते हैं, यानी कि पश्चिम में भी बढ़ते हैं। पूर्व में भी जाते हैं और पश्चिम में भी जाते हैं। जब वह पश्चिम में जाते हैं तो कौन कौन सी भाषाओं का विकास करते हैं? वह ग्रीक, अंग्रेजी जैसी कई सारी भाषाओं का विकास करते हैं। ठीक है, इत्यादि। तत्पश्चात वह जब पूर्व की दिशा में बढ़ते हैं तो दो क्षेत्रों में जाते हैं। पूर्व क्षेत्र दिशा में बढ़ने के बाद वह दो क्षेत्रों में जाते हैं और जब वह फारस पहुंचते हैं, पूर्व में ऊपर की तरफ जाते हैं तो फारस में पहुंचते हैं और फारस में पहुंचकर ईरान में मीडी भाषा से फारसी, ठीक है, फारसी का विकास करते हैं। और जब वह अपने देश में आते हैं और यहां देखते हैं कि संस्कृत भाषा बोली जाती है। जी हां, संस्कृत भाषा का क्या करते हैं? उसका विस्तार करते हैं। ठीक है, संस्कृत का विस्तार करते हैं। का विकास और विस्तार। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जब आर्य जो है पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रीक और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का विकास करते हैं और इसका जो है जन्म, इसको जन्म देते हैं। और पूर्व में जब जाते हैं तो फारस में ईरान मीडी भाषा से फारसी भाषा का ईरान में, ठीक है, ईरान में। और जब और नीचे आते हैं तो हमारे देश के आते हैं तो संस्कृत का विकास और विस्तार करते हैं। यह बात आपको आज स्पष्ट हो रही होगी। तो जब ये जो आर्य लोग थे ये आ गए तो ये जो संस्कृत भाषा है, ये जो संस्कृत भाषा है यही हमारी आर्यों की भाषा कहलाई और यहीं से हिंदी का विकास क्रम प्रारंभ हुआ। चलिए अब हिंदी का विकास क्रम प्रारंभ करते हैं। हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं
आर्य भाषा का विकास। ठीक है, अब आर्य भाषा का विकास यानी कि संस्कृत का विकास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आर्यों द्वारा भाषा का, जिस भाषा का आर्यों द्वारा विकास किया गया उसका हम विकास पढ़ेंगे, तभी तो जाके कालांतर में हमें हिंदी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और 3 भागों में डिवाइड करने के बाद में हम पाते हैं प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है, दूसरा आता है मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरी आती है आधुनिक आर्य। ठीक है, तो जब हम प्राचीन आर्य भाषा की बात करते हैं तो यहां पर हमें 2 भाषाएं देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है, मैंने पहले ही बताया कि आर्य भाषा ही संस्कृत भाषा थी, उसी से हुआ, यहां पर आपके निकल के आई वैदिक संस्कृत, और दूसरी निकल कर आई लौकिक संस्कृत। अब इसका जो काल था किसी भी परीक्षा में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो प्राचीन भाषा का कार्य ये जो समय था वह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक है, तो ये जो था 1500 से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी कि टोटल देखें तो लगभग 1500 वर्ष। तो ये जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत काफी क्लिष्ट भाषा थी, काफी कठिन भाषा थी, और इसका इस्तेमाल हमारे वेदों उपनिषदों में किया गया है। जो ये हमारे वेद और उपनिषद लिखे गए हैं ये समस्त वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बाद जब वैदिक संस्कृत इतनी क्लिष्ट थी कि आम जनमानस को ना समझ आ रही थी, ना क्या वेदों में लिखा गया है, कुछ संभ्रांत लोग ही उसको जानते थे, तो उसमें कुछ परिवर्तन किया गया और जिस भाषा का प्रयोग हम आम बोलचाल में करने लगे, यानी कि आज जिस संस्कृत का प्रयोग करते हैं वह हमारी थी लौकिक संस्कृत। ठीक है, वह थी लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के साथ में तो जो लोक यानी कि जो आम जनमानस प्रयोग में डालने लगा, वहीं से हमारी आई लौकिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृत का अपभ्रंश यानी कि परिवर्तन, जब वैदिक संस्कृत में थोड़े से परिवर्तन किए गए और आम जनमानस के लिए साधारण बनाया गया उसे, तो बना लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत से ही जब और परिवर्तन हुआ तो मध्यकालीन आर्य भाषा उसको नाम दिया गया। और मध्यकालीन आर्य भाषा में आता है 3 भाषाएं, पाली, प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। ठीक है, अब इसका भी जो समय काल था यहीं पे आप लिख लेंगे। देखा था आपने 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, तो इसका जो समय था वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप ईसा पूर्व और ईस्वी को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का समय था, यानी कि 1500 वर्षों का समय था, उसमें से पाली भाषा का विकास 500 वर्ष, इसको भी हम यदि हम 500 वर्षों में डिवाइड कर लें तो ये जो पाली भाषा थी, पाली भाषा वो भाषाएं थी जो बौद्ध धर्म के लोग, यानी कि जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी बौद्ध के धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ। ऑब्लिक में मैं एक और चीज बता दूं आपको, पिछले सुपर टेट में माफ कीजिएगा, पिछले सीटेट में पूछा गया था कि जातक कथाओं का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध से जीवन से रिलेटेड जितने भी उपदेश हैं वो जातक कथाओं के रूप में लिखे गए हैं, जातक कथाएं। ठीक है, तो ये जो पाली भाषा थी, ठीक है, उसके अलावा प्राकृत भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा वह भाषा थी जिसका प्रयोग जैन धार्मिक ग्रंथ में किया गया है।
ठीक है। उसके बाद जब अपभ्रंश की बात करते हैं, कालांतर में पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, यानी कि प्राकृत से भी और उसका जब विकास हुआ और सारी चीजें उसमें जब जुड़ी तब कौन सी बनी, अपभ्रंश। अब एक और स्तरीय प्रश्न आपके समक्ष यहां पर कई बार आपसे पूछा गया है कि प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहते हैं, द्वितीय प्राकृत काल किसे कहते हैं और तृतीय प्राकृत काल किसे कहते हैं। तो ये जो पाली वाला काल है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम प्राकृत काल। ठीक है, एक स्तरीय परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय प्राकृत काल किसे कहते हैं। तो यहीं से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाली भाषा का जो विकास क्रम था उसको ही प्रथम प्राकृत काल कहते हैं और जो प्राकृत भाषा है इसको द्वितीय प्राकृत काल, और जो अपभ्रंश है इसको तृतीय प्राकृत काल। क्या इतना आपको स्पष्ट है? ठीक है, तो अभी आपको जातक कथाएं स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्रथम प्राकृत काल, ये द्वितीय प्राकृत काल, ये तृतीय प्राकृत काल। अब बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा, यहां तक आपका जो था ये मध्यकालीन भाषा था। अब आधुनिक आर्य भाषा में जब हम बात करते हैं, मैं इधर लिख लेता हूं, आधुनिक आर्य भाषा में आपको क्या लगता है अपभ्रंश वैसे ही उठ के चली गई होगी? जी नहीं, अपभ्रंश से बनी अवहट्ट। आपको तनिक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका फाइनल स्केच मैं आपको बनाऊंगा और एकदम यकीन मानिए शीशे की तरह साफ होगा आपको, और एक एक चीज आज ही क्लियर होगा। ठीक है, अवहट्ट, और अवहट्ट से आपकी निकल के आती है, इसी में अवहट्ट से निकल के आती है आपकी पुरानी हिंदी। ठीक है, पुरानी हिंदी, और पुरानी हिंदी से हमारी खड़ी बोली या खड़ी हिंदी, और शुरुआत में ही मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। अब हमारी जो आज हमारे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत की गई हिंदी है वह है मानक हिंदी। ठीक है, मानक हिंदी। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो यह हमारा है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, और यदि हम मानक हिंदी की बात करें और खड़ी बोली की बात करें तो यह जो हमारा 1850 के बाद का समय है वह हमारा है खड़ी बोली। क्या इतना आपको स्पष्ट है? यदि स्पष्ट है तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। मेरा इतना बृहद रूप से समझाने का मतलब यही था कि इस टॉपिक को आज के बाद आप जब भी पढ़ें तब एकदम शीशे की तरह चीजें साफ हों, दोबारा कितना भी गहराई से प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको स्पष्ट होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं इसका कालक्रम आपके समक्ष एकदम स्पष्ट रूप से लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपकी रहेगी संस्कृत। अब एकदम आपको स्पष्ट होगा यहीं से। ठीक है, संस्कृत को हम दो भागों में बांटेंगे, एक हमारी वैदिक, एक हमारी लौकिक। ठीक है, लौकिक से ही हमारा विकास होगा पाली का। अब स्पीड में चलेंगे क्योंकि मैंने इसको बता चुका हूं कि पाली भाषा कौन सी थी जिसका बौद्ध धर्म ग्रंथ में इस्तेमाल किया गया था और जातक कथाएं जिसमें लिखी थी। पाली के बाद हम आगे बढ़ेंगे तब आएगा हमारा प्राकृत। प्राकृत से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जब आगे बढ़ेंगे हम तो अवहट्ट। इसके बीच का जो कालक्रम बताया था, कई सारे हमारे जो भी इतिहासकार रहे हैं वो इसको नहीं मानते हैं, तो आप अपभ्रंश जो लिखा है ये अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, और अवहट्ट के बाद में सीधा यहां पे लिख लीजिए हिंदी। ठीक है, तो यह हो गया आपका संस्कृत। संस्कृत से लौकिक दो भागों में, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, यहां से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी। अब कई सारे मतावलंबी जो है, कई सारे विद्वान जो है ये अवहट्ट को नहीं गिनते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट रहेगा जब भी आपसे पूछेगा कि हिंदी भाषा का जन्म, दो शब्द आपसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, हिंदी भाषा का जन्म और हिंदी भाषा का विकास,
तो आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जन्म किससे होता है? जो हमको जन्म देता है, हमारी मां ने हमको जन्म दिया। लेकिन विकास किससे हुआ? हमने समाज से भी सीखा, हमने अपने छोटे भाई से भी सीखा, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सीखा, माता पिता से भी सीखा, गुरुजनों से सीखा। तो विकास तो हमारा कालांतर में होता ही रहा। तो हम क्या देखेंगे कि हिंदी का जो जन्म है वह संस्कृत से होता है। और एक स्तरीय प्रश्न आप यहीं पर और लिखेंगे कि संस्कृत का दूसरा नाम देव भाषा या कि आदि जननी ये भी कहते हैं। चलिए लिख लीजिए यहीं पे, देव भाषा, आदि जननी। आदि जननी इसलिए कहते हैं कि समस्त प्रकार की भाषाओं का जो जन्म हुआ वो संस्कृत से ही हुआ, ऐसा आप देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे जन्म की बात करेगा तो जन्म हमेशा हिंदी का संस्कृत से होगा। और विकास जो होगा, देखिए हिंदी का विकास हो रहा है अवहट्ट से, लेकिन यदि आपको ऑप्शन में अवहट्ट न दिया रहे तब आप अपभ्रंश टिक कर देंगे, क्योंकि अपभ्रंश से ही अवहट्ट बनी। एक प्रश्न यहां पर और आप क्लिक करेंगे कि जो अवहट्ट है, यह अवहट्ट क्या है? अपभ्रंश का भी अपभ्रंश है। जी हां, अपभ्रंश का भी अपभ्रंश है अवहट्ट। ठीक है, अपभ्रंश का अपभ्रंश, ये एक स्तरीय परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो अवहट्ट को कहते हैं। ठीक है, और अब हिंदी का विकास की बात करते हैं। यदि आपको ऑप्शन में अवहट्ट दिया रहता है तो आप अवहट्ट लगाएंगे, यदि आपको अपभ्रंश दिया रहता है तो अपभ्रंश लगाएंगे, और ये दोनों भी नहीं दिए होंगे तो प्राकृत, पाली, लौकिक कुछ ना कुछ तो आपको दिया ही होगा। ये कालक्रम आप अपने कॉपी में ऐसे का ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। यहां से इसका विकास हुआ है। ठीक है, यानी कि जब संस्कृत थोड़ा सा और परिष्ठित हुई तो लौकिक संस्कृत में, फिर पाली में, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हमारी आज आधुनिक हिंदी। यह था इसका कालक्रम कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ। अब कुछ वन लाइनर मैं आपके समक्ष यहां पे जो लिख रहा था इनको पूर्ण करूंगा और आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरा मानना है। नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा, और आज के बाद मेरा एक रिक्वेस्ट भी आपसे है, एक निवेदन भी आपसे है कि कम से कम मेरे पढ़ाने के बाद में नोट्स जब आपके बन जाएं तो आप इसको कम से कम 10 मिनट रिवाइज जरूर कीजिएगा, और यकीन मानिएगा कि इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए अब हिंदी भाषा की बात करते हैं। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ईरानियों द्वारा किया गया, लेकिन हिंदी भाषा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य, जी हां, आजकल हम जब कभी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसते हैं तो कोर्ट हमेशा यही कहती है कि हमें लिखित साक्ष्य दीजिए। तो जो हिंदी का लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य, मैंने क्या कहा था? शब्द का प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रयोग ईरानियों द्वारा किया गया था, यह एकदम सत्य है। लेकिन इसका लिखित साक्ष्य जो है वो हमें दो जगह पर मिलता है। सबसे पहले तो आप एक याद रखेंगे, जफरनामा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल, लिखित इस्तेमाल जफरनामा में हुआ। और उसके अलावा एक और पारसियों का धर्मग्रंथ है, आप सब ने पढ़ा होगा, जिंद-ए-आवेस्तका। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो सबसे पहला लिखित साक्ष्य है वो जफरनामा में मिलता है, और कई जगह पर आपको जिंद-ए-आवेस्तका भी लिखा मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। यदि ऑप्शन में आपको जफरनामा दिया रहेगा तो आप जफरनामा टिक करेंगे, यदि ऑप्शन में आपको जिंद-ए-आवेस्तका दिया रहेगा तो आप जिंद-ए-आवेस्तका टिक करेंगे, यदि दोनों दिया रहेगा तो आप जफरनामा को टिक करेंगे। ठीक है, तो यह भी आपका समझ क्लियर हो गया कि लिखित साक्ष्य। अब यहां पे दोनों आप लिख लेंगे, जफरनामा और जिंद-ए-आवेस्तका। इसके बाद आते हैं कि इसका जो विकास है हिंदी का, यह किस सदी में हुआ। सदी के बारे में भी कई सारे व्याकरणाचार्यों का अलग अलग मत है। दो व्याकरणाचार्य आपके समक्ष मैं लिख रहा हूं। 10वीं सदी से मानते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे हिंदी भाषा के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जिसकी आलोचना कर दी वह सत्य हो गया। ठीक है, तो 10वीं सदी में जब भी आपसे पूछेगा तो आप रामचंद्र शुक्ल जी को लिखेंगे, और 8वीं और 9वीं शताब्दी से हिंदी का विकास मानते हैं। 8वीं और 9वीं शताब्दी से हिंदी का विकास मानते हैं राहुल सांस्कृतायन।
1 नंबर का प्रश्न आपका वर्तनी से भी यहीं से क्लियर होता है कि राहुल सांस्कृत्यायन की सही वर्तनी क्या है। तो आप यहां से यह भी क्लियर करेंगे कि राहुल सांस्कृत्यायन की सही वर्तनी क्या है। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए कि हिंदी का विकास किस सदी में हुआ। जब भी 10वीं सदी भी आएगा और रामचंद्र शुक्ल जी का नाम होगा तो आप इसको क्लिक करेंगे, और 8वीं और 9वीं शताब्दी से मानते हैं राहुल सांस्कृत्यायन, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इस तरह के प्रश्न आपसे आयोग कभी नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि विषय की तह तक हमको जाना है तो ये सारी बातें भी जानना हमें जरूरी है। इसके अलावा हिंदी किस प्रकार की भाषा है, पिछले वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी संश्लिष्ट भाषा है या विश्लिष्ट भाषा है। तो यहां से 2 आपके पॉइंट बनेंगे, हिंदी विश्लिष्ट भाषा है, विश्लिष्ट भाषा के साथ साथ में हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अब 2 बातें आपके समक्ष आ गई कि हिंदी जो है विश्लिष्ट भाषा है तथा हिंदी वियोगात्मक भाषा है। तो जब आप विश्लिष्ट की बात करते हैं तो और वियोगात्मक की बात करते हैं तो यहां पर यह भी प्रश्न आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यदि हिंदी विश्लिष्ट है तो संश्लिष्ट भाषा कौन सी है। तो मैं यहां के लिख देता हूं आपको, आपकी जो संस्कृत है वह आपकी संश्लिष्ट भाषा है और संयोगात्मक भाषा है। ठीक है। हिंदी विश्लिष्ट भाषा है और वियोगात्मक भाषा है, तथा जो आपकी संस्कृत है ये विश्लिष्ट भाषा है और ये संश्लिष्ट भाषा है और संयोगात्मक भाषा है। इतना क्या आपको स्पष्ट है? अब इससे रिलेटेड जितने भी और प्रश्न बनते हैं, चाहे वह संविधान से रिलेटेड हो, इसके अलावा लिपि की बात करेंगे, लिपि का विकास भी देखेंगे, किस प्रकार से लिपि का विकास होता है। ब्राह्मी से आपका होता है कुप्त का, कुप्त से कुटिल का, कुटिल से सिद्ध मात्रिक का, सिद्ध मात्रिक से खरोष्टी का, खरोष्टी से तब आती है आपकी देवनागरी। देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं उनको हम देखेंगे। उसके अलावा भारत में कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है और कितनी भाषाएं हैं, उसको याद करने के लिए जबरदस्त ट्रिक के साथ में उपस्थित होंगे हम आपके समक्ष अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं एक बार आपको छोटा सा रिवीजन या फिर ये कहूं कि आपको जो रिकैप चालीसा है वो पढ़ देता हूं। मैंने आज आपको बताया, बस 2 मिनट का समय आप मेरे साथ जुड़िएगा। मैं 2 मिनट में सारी चीजें जो आज आपने 30 मिनट की क्लास में कन्वर्ट किया है वो मैं देखूंगा। मैंने आपको बताया कि हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो ईरानियों द्वारा किया गया। ठीक है। और ईरानियों के द्वारा हिंदी शब्द का लिखित प्रमाण सर्वप्रथम हमें मिलता है जफरनामा में, या फिर जब आपको जिंद ए अव्यस्तका मिलेगा तो आप जिंद ए अव्यस्तका लगाएंगे। उसके बाद हिंदी जो है वो भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, तथा सर्वप्रथम हिंदी के बाद मैं बता चुका हूं, और हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और एक आपसे यहां पर एक और स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या है। जी हां, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। यदि यहां से आपसे पूछ लिया जाए हिंदी शब्द लिंग की दृष्टि से, तो आप तुरंत वहां पर टिक करेंगे, हिंदी लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग है। ठीक है। इतनी बातें जितनी भी वन लाइनर होती थी हिंदी से, यकीन मानिए कि इससे बाहर अब आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या फिर पीसीएस का जो सीसेट का पेपर होता है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में इससे आगे अब नहीं जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे लिपि का विकास तथा संविधान की सारी अनुसूचियों को खंगालेंगे जिसमें भाषाओं से संबंधित बातें कही गई हैं और कौन कौन से अनुच्छेद आपके समक्ष कहे गए हैं। उसके बाद हम सीधा सीधा बढ़ेंगे काल विभाजन के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें तथा इस कोरोना महामारी से बचे रहें और इस आपदा को अवसर में बदलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।